Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 85 Chemistry Discussion. I'm Shashi. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं. द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन दिस इज, तो 2 स्टेप का मैकेनिज्म है. स्टेप 1 स्लो है, हमें ये पता रखना चाहिए कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर ये है तो इसी के रिगार्डिंग हम रेट लिख सकते हैं. रेट इज़ इक्वल टू K1 फर्स्ट स्टेप के लिए NO का स्क्वायर और इनटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है. तो रेट इक्वल टू ये लिखा हुआ गलत है, ये भी गलत है. ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कांस्टेंट द रेट विल बिकम डबल. तो ये सही है. अगर हम इस, क्योंकि H2 की पावर 1 है, मतलब अगर हम इसको डबल करते हैं तो 2 टू द पावर 1, मतलब रेट डबल हो जाएगा. तो C इज़ द करेक्ट आंसर. सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एजिमुथल क्वांटम नंबर L है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ M. तो जब हम इन दोनों क्वांटम नंबर में रिलेशन देख रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि फॉर अ गिवन L जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो -L2 + L वेरी करेगा. मतलब अगर हम L = 2 के लिए देखें तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो -2, -1, 0, +1, +2 तक वेरी करेगा. मतलब कि जो M नंबर ऑफ M जो है वो, अगर आप इसको L के इक्वल मानो 2 + 1 + 2 के इक्वल है ना, तो जो नंबर ऑफ M है दिस इज़ इक्वल टू 2L + 1. जैसे यहाँ पर अगर हम L की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5. और फार्मूला भी निकालना बहुत आसान है. फार्मूला के लिए देखो तो दोनों तरफ L इतना तो है ही और एक 0 भी इंक्लूड हो रहा है तो +1 और कर देंगे तो 2L + 1. तो यहाँ से L के लिए सॉल्व करें तो L इज़ इक्वल टू M-1/2. M-1/2, 1 इज़ द करेक्ट आंसर. IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड. IUPAC नेम की जब बात की जा रही है, ऐसे तो CN जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर तीनों पोजीशन पे CN अटैच्ड है. तो हम ऐसा चाहेंगे कि मतलब इक्वल प्रायोरिटी दे, तो हम इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा कर देते हैं. हम किसी एक CN के थ्रू नहीं जाएंगे. तो इसमें 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा ये. वैसे ही अगर मानो कि ऐसा रहता, यहाँ पे CHO है, यहाँ CHO है, यहाँ CHO है, फिर हम किसी इसको नंबर 1 नहीं देते, फिर हम ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देते. तो ये 2, 3, 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड ऐसा हो जाता. पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड. वैसे ही प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा. कार्बोनाइट्राइल क्योंकि CN आ रहा है. अगर कार्बन इंक्लूडेड रहता प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में तो सिंपली नाइट्राइल लिखते हैं. द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% X एंड 50% Y. X और Y में अगर देखें तो बाई मास ये 50 है और ये मास है, ग्राम में ले रहे हैं, और ये भी 50 है. मोल्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं. हमें गिवन है 10 है इसका एटॉमिक मास और Y का एटॉमिक मास गिवन है 20. तो ये आ रहा है वैल्यू 5 और ये आ रहा है 5/2. तो X 5 है और Y 5/2 है, तो 5 अगेन कैंसिल हो जाएगा. तो ये 1 और ये 1/2 है. तो यहाँ से X2Y आ रहा है. जो एम्पेरिकल फार्मूला है दिस इज X2Y. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट सॉल्ट इज सोल्यूबल ड्यू टू हाई एंट्रोपी चेंज. हाई एंट्रोपी चेंज जनरली, जैसे अगर हम ये तीनों ही फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट सॉल्ट है. फर्स्ट ग्रुप में जनरली हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा रहती है और इसके कारण से वो मतलब ज़्यादा सोल्यूबल रहते हैं जनरली. लेकिन जब हम यहाँ पे NH4 CO3 में देख रहे हैं तो एक और फैक्टर डोमिनेट कर रहा है. जैसे क्योंकि NH4 जो है वो एसिडिक है, NH4+ वाटर में जाएगा तो H+ रिलीज़ करेगा, जो कि कहीं ना कहीं H2CO3 कुछ बना रहा होगा, जिससे H2O और CO2 के बनने के चांसेस थोड़े हैं. तो अगर H2O और CO2 बनना शुरू हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली ये जो इसका एंट्रोपी चेंज होगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा. तो
इन रीजन की वजह से NH4 होल ट्वाइस CO3 को मेरे ख्याल से प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे। लेकिन अगेन ये थोड़ा याद रखने वाला पार्ट है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। सिक्स्थ में देखते हैं, द कंपाउंड विच इज़ नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं और ये सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर, मतलब कौन सा रिएक्शन है, दिस इज़ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, NaBr जो है वो कंबाइन कर जाएगा। अगर क्रॉस देखें तो 4 और 2 6 कार्बन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर 2 इथाइल ब्रोमाइड ही मिल जाएगा तो 4 कार्बन में बन जाएगा, और अगर 2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा तो फिर 8 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों तो बन सकते हैं, मतलब ब्यूटेन बन रहा है यहाँ पे, ऑक्टेन बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है, इथेन नहीं बन रहा है, देयरफॉर इथेन इज द करेक्ट आंसर। ग्राफ ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस यहाँ पे हम आइडियल गैस ही मान रहे हैं, और आइडियल गैस अगर हम देखें तो CV जो है वो कांस्टेंट रहता है जनरली टेम्परेचर पे, या स्मॉल टेम्परेचर रेंज पे मानो तो कांस्टेंट रहता है, ऐसा स्मूथ इंक्रीमेंट तो नहीं होता है। तो CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2R है, तो 3/2R विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी डिग्रीज दिया हुआ है और ये सब नहीं होंगे, फिर इतना स्मूथ ग्राफ नहीं आएगा CV के साथ जनरली। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है वो एरोमेटिसिटी जब इसका ब्रेक होगा, जैसे E+ के साथ रिएक्शन कराया हमने और ये एरिनियम आयन बन गया, E अटैच हुआ है, अराइल के ऊपर अटैच हुआ है इसलिए एरिनियम आयन बोल रहे हैं, और जब ये प्लस बन गया है तो ये स्लो स्टेप है क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। इनिशियली वो एरोमेटिक था और अब एरोमेटिसिटी लॉस्ट है क्योंकि यहाँ पे एक sp3 कार्बन आ गया है। इस sp3 कार्बन की वजह से एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, रिएक्शन स्लो रहता है, तो ये देयरफॉर दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एरिनियम कटायन बिकॉज इट इज़ यूजुअली स्लो। द डाइपोल मोमेंट H2O2 इज़ मोर देन दैट ऑफ H2O। बहुत अच्छी बात है, बताया हुआ है हमें, बट H2O2 इज़ नॉट गुड सॉल्वेंट। H2O2 नेचर में तो अच्छा है लेकिन साथ ही क्या है, रिएक्टिव भी है। डाइपोल मोमेंट बहुत हाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन H2O2 के साथ पहली बात तो H2O2 को हम ऐसे ओपन रख नहीं सकते हैं, बहुत ही क्लोज कंटेनर में विदाउट सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट नहीं हो उस वहाँ पे रखते हैं। और अगर हम H2O2 कैसे ओपन रख देंगे तो वो थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा ज़्यादा बिहेव करता है, दो रिड्यूस भी हो सकता है, या मतलब तो it dissociates easily and acts as an oxidizing agent in chemical reactions. It acts as a reducing agent, ये सब ठीक है, बट गिवन जो प्रॉपर आंसर है वो dissociates easily and acts as an oxidizing agent। हमें ये पूछ रहा है कि सॉल्वेंट सही क्यों नहीं है, तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर हम उसको सॉल्वेंट के जैसा यूज़ करने का मतलब है कि कहीं भी आसानी से यूज़ कर सको, ऐसा नहीं कि बहुत डार्क कंडीशन में और बहुत सारे कंडीशन मेंटेन करते हुए यूज़ करें। जैसे H2O है, H2O को हम कहीं पर भी यूज़ करते हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सनलाइट में यूज़ करो या कहीं भी यूज़ करो। तो H2O2 के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, दो इट हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट। फिर भी एन एलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड इज़ फाउंड टू हैव कॉपर एटम एट CCP का यूनिट सेल क्या होगा, FCC का मतलब है कि अगर कॉपर एटम FCC के किस पॉइंट पे है देखें तो CCP लैटिस पे है, मतलब कि कॉर्नर्स पे है और साथ ही फेस सेंटर पे। इसका मतलब है कि कॉपर जो है 1/8 × 8 कॉर्नर के लिए और प्लस 1/2 × 6 फेस के तरफ से, तो 4 कॉपर के एटम्स हैं। यही अगर हम सिल्वर को देखें, सिल्वर एटम्स एट द एज सेंटर, एज के सेंटर पे यहाँ पर है सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे सिल्वर है, तो सिल्वर अगर इस पोजीशन पे तो 1/4 शेयर कर रहा है, मतलब सिल्वर को अगर हम देखें तो 1/4 × और टोटल 12 एज सेंटर है तो ये 3 आ रहा है। और लास्ट है गोल्ड अ बॉडी सेंटर, तो गोल्ड बॉडी सेंटर तो एक ही है सेंटर में, तो इससे क्या हो गया, कॉपर अपने पास आ गया 4, Ag आ गया 3,
और AU आ गया 1, तो CU4 AG3 AU, बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। व्हेन जियोलाइट विच इज़ हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जियोलाइट्स के अंदर केज रहते हैं और उन केज में बेसिकली जो कटायंस हैं Ca2+ और Mg2+, ये सब एक्सचेंज हो जाते हैं विथ Na+। H+ एक्सचेंज नहीं होता है क्योंकि साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो H+ वहाँ पे नहीं जाता है साइज़ डिफरेंस की वजह से, बट Ca2+ Mg2+ दोनों जा सकते हैं। तो बी करेक्ट आंसर है और सी करेक्ट आंसर है, एंड देयरफॉर डी करेक्ट आंसर है, ना कि डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। कंसिडर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि जब हम किसी को हीट करें तो वो टूट जाए, मतलब जैसे CaCO3 को हीट करें तो वो CaO और CO2 में टूट जाए, वैसे ही इनको अगर हम हीट करें तो ये किसी गिवन कंपाउंड में टूटे। तो जब इनमें जब आयनिक कंपाउंड में देख रहे थे तब तो देखना आसान था, जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में देख रहे हैं, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है, तब हमें किससे देखना पड़ेगा, हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखना पड़ेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम CH बॉन्ड और SiH बॉन्ड का देखें तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होता है, तो CH4 की सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी और फिर नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। For the reaction N2O4 to NO2, if percentage dissociation this, then the sequence of observed vapor densities, vapor density क्या होती है, molar mass of gas upon molar mass of H2, H2 के रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसका मतलब है, यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेपर डेंसिटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। अब हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है वो है N2O4 से, ये बन रहा है N2O4 गैस है और इससे बन रहा है 2NO2 गैस। अब इस बात को समझो कि जो मास तो कंजर्व्ड है ना, मास इज़ कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल मास जो भी होगा वो भी फाइनल मास ही होगा, या किसी भी पॉइंट पे वही मास रहेगा। लेकिन अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं गैस के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेज, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज़ होगा तो मोलर मास ऑफ गैस या मीन मोलर मास जो होगा वो क्या होगा, मीन मोलर मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल या एन टोटल। तो क्योंकि एन टोटल बढ़ रहा है तो मोलर मास या मोलर मास ऑफ गैस कम हो रहा है, और अगर मोलर मास ऑफ गैस कम होगा तो फिर वेपर डेंसिटी क्या होगी, वेपर डेंसिटी भी कम होगी। मतलब रिएक्शन जैसे जैसे ज़्यादा प्रोसीड कर रहा है उसमें वेपर डेंसिटी कम होती जाएगी, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विथ HNO3 टू फॉर्म MO2। सबसे पहली बात, MO2 में M+4 स्टेट पे आने वाला है, Mg+4 पे नहीं जा सकता है, Zn+4 पे नहीं जा सकता। Sn जो है वो SnNO3 बनाने के बाद फर्दर, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये इसको SnO2 में कन्वर्ट कर देता है, तो Sn जो है वो करेक्ट आंसर है। H3PO4 H2O H3PO4 के लिए pK गिवन है और H2PO4 माइनस के लिए गिवन है। pH ऑफ इतना मोलर NaH2PO4, जब भी आपको ऐसे एम्फोटेरिक एसिड्स के लिए दिया हुआ है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस के लिए दिया हुआ है, तो हम सिंपल फार्मूला मतलब H2PO4 माइनस का pK यूज़ कर लेंगे और साथ ही इसके कॉन्जुगेट एसिड मतलब H3PO4 का K यूज़ कर लेंगे, और इसके बेसिस पे ये तो pK2 है और ये pK1 है, और इससे हम pH वाला फार्मूला जो है pK1 + pK2/2 इसको यूज़ करके सॉल्व कर लो। ध्यान रखना है कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियली 0.01 है, 0.02 है, हमें मतलब नहीं है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो 2 और 7 9 के पास आ रहा है, 9/2 4.5 4.675 आ जाएगा। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल विथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 288 to 293, मतलब लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में 15 to 25 डिग्री सेल्सियस में काइनेटिकली गाइडेड रहता है रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे, और इस टेम्परेचर पे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो
ऑर्थो फॉर्म होगा, क्योंकि ऑर्थो इनिशियली ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, लेकिन यही अगर स्ट्रांगली हीटेड कंडीशन रहेगा तो फिर ये फाइनली या विथ टाइम जो थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। बट हमें इनिशियली पूछ रहा है और लो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम ऑर्थो के साथ जाएंगे। यही अगर हाई टेम्परेचर रहता तो फिर ये बन जाता, या फिर विथ टाइम ये बन जाएगा। तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, या फिर 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। For which of the following DN configuration octahedral complex cannot exist in both high spin and low spin forms? Both high spin and low spin अगर हम देखें D3 है, D3 में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इन तीनों में जाएगा, मतलब ये हमेशा क्या होगा, D3 हमेशा ही हाई स्पिन होगा, लो स्पिन तो हो ही नहीं सकता है। तो D स्पिन एक तो D एक तो 1 हो गया मतलब, और D5 देखें तो D5 अगर ये दोनों ऊपर आ गए तो हाई स्पिन हो जाएगा, और अगर ये दोनों नीचे आ गए तो फिर लो स्पिन हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो 2 तो नहीं होगा आंसर में। 4 देखते हैं, 3 देखते हैं, D6 में 3 तो बन गए, इसके बाद चौथा हम 4 5 यहाँ भेज दें अगर, और 6 यहाँ भेज दें तो 2 मतलब थोड़ा हाई स्पिन हो गया है, और अगर इधर भेज दें, नीचे भेज दें अगर हम 3 4 1 2 3 4 5 6 नीचे भेज दे तो फिर लो स्पिन हो गया। तो फिर D6 में भी बन रहा है, तो 3 भी नहीं होगा, तो 1 और 4 में देखें तो 6 7 8 एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 ही अनपेयर्ड रहेंगे, 1 2 3। अगर हम ऊपर भी भर देते हैं 4 5 6 7 8, तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है बस। तो फिर 1 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कैनिजारो रिएक्शन दिस फॉर्म्स द प्रोडक्ट पीएच C डबल बॉन्ड O H है। तो कैनिजारो रिएक्शन में OH माइनस, स्ट्रॉन्ग OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड O माइनस बन रहा है, और इससे ये डबल बॉन्ड O और O माइनस OH और H बन रहा है। ये भी फर्दर फिर H माइनस के साथ रिएक्शन होता है, तो क्योंकि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो इससे ये बन जाएगा PH डबल बॉन्ड O माइनस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को निकलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये हाइड्राइड निकल के और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कर देगा। यहाँ पे बगल में ही है पोजीशन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वैसे भी जनरली फास्टर होते हैं, तो ये O माइनस बन गया, और इधर डबल बॉन्ड O माइनस बन गया। फिर ये H2O से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बना लेगा PH OH C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये B इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। इन द साइक्लिक प्रोसेस शोन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अगर बोल रहा है तो हमें रेडियस चाहिए। अब रेडियस इधर से निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं। इधर से अगर निकाले तो ये बीच का पॉइंट क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2/2, मतलब रेडियस अगर देखें तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2/2 माइनस V1। और अगर इधर से देखें तो ये P1 प्लस P2/2 है, तो ये लेंथ अगर देखें तो ये आ जाएगा P1 प्लस P2/2 माइनस P1, ये वैल्यू आ रही है V2 माइनस V1/2, ये आ रहा है P2 माइनस P1/2। ठीक है, तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें दिखता है कि ये भी करेक्ट आंसर आ रहा है, ये भी करेक्ट आंसर आ रहा है, और P2 माइनस P1 ये क्योंकि रेडियस सेम है तो ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगे, तो ये भी करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या इनकरेक्ट पूछा है क्या, ये करेक्ट ही पूछा है, तो तीनों ही आंसर होंगे फिर तो। Assuming no change in volume, the time required to obtain solution of pH equal to 12 by electrolysis of 50 ml 0.1 मोलर NaCl। देखो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl एक्वस का, Na प्लस तो Na प्लस ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या रिड्यूस होता है, H2O रिड्यूस होता है,
और H2O के रिडक्शन से ऐसे भी हमें पता चल रहा है H2O जब रिड्यूस होगा तो H2 फॉर्म होगा, H2O जब ऑक्सीडाइज होता है तो O2 फॉर्म होता है। अब रिएक्शन बैलेंस करना है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, बट 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में। और अब हम 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2OH- ऐड कर देते हैं इधर, और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2H2O कर देते हैं, तो रिएक्शन बैलेंस हो। ऐसे भी देखो pH बढ़ रहा है, pH जो है 12 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हो रही होगी। यहाँ से हम ये देखें कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मोल OH- है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल OH- है। तो हम पहले मोल्स ऑफ OH- निकाल लेते हैं। मोल ऑफ OH- देखें तो pH 12 है, मतलब H+ जो है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻², तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻²। तो मोल्स 10⁻², मोलर है, और वॉल्यूम 50 ml है, इंटू 50 मिलीमोल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 50 या 0.5 मोल, ठीक है। और मोल ऑफ OH- जितना है उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन है अपने पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कितने देर में ये काम हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड। तो मोल इलेक्ट्रॉन को हम पहले चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम या फिर कूलम इज़ एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर हमें गिवन है 0.5 एम्पियर का करंट पास किया है हमने, 1/0.5 एम्पियर कर देते हैं तो सेकेंड आ जाएगा अपने पास। एम्पियर कैंसिल हो गया, मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 0.5 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 96500 सेकेंड। कुछ गड़बड़, अच्छा मिलीमोल था ये, सॉरी, ये मिलीमोल है, मतलब 10⁻³ भी है, तो 96500 इंटू 10⁻³ एम्पियर, दिस इज़ इक्वल टू 96.5, सॉरी एम्पियर भी कैंसिल हो गया, सेकेंड आ रही है 96.5 सेकेंड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा। कोवेलेंट क्रिस्टल जैसे डायमंड वगैरह होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स तो आयरन, सोडियम, जितने भी है सब मेटालिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल तो आपको पता है NaCl, RbCl, AgCl, जो भी है सब आयनिक क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में CO2 और ऐसे जो भी क्रिस्टल्स होंगे जिनको हमने मॉलिक्यूल्स को सॉलिडिफाई किया है, वो सब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आएंगे। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय डिजॉल्विंग 71.3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस in 1000 gram water is this. Relative lowering delta P/P0, this is equal to mole fraction of solute, and this is equal to 7.13 into 10⁻³ mole fraction of solute, मतलब mole of solute upon n total। लेकिन ये वैल्यू इतनी कम है कि हम मोल फ्रैक्शन से या मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल सोल्यूट प्लस मोल सॉल्वेंट, दिस इज इक्वल टू 7.13 इंटू 10⁻³ है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं इसमें, तो सोल्यूट अपॉन ऊपर नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दें तो मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 7.13 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 माइनस 7.13 इंटू 10⁻³ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.13 इंटू 10⁻³। ऐसे भी मोल फ्रैक्शन जब बहुत कम रहता है तो उसको हम नेगलेक्ट कर ही देते हैं दूसरे सॉल्यूट को नीचे में, और मोल सॉल्यूट अपॉन मोल सॉल्वेंट बना देते हैं बस। तो यहाँ से देखें अगर हम, तो मोल सोल्यूट इज इक्वल टू 7.13 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब कैलकुलेट कर लिया जाए, मोल सॉल्यूट दिया हुआ है 71.3 ग्राम मास है इसका, तो 71.3 अपॉन m, दिस इज इक्वल टू 7.13 इंटू 10⁻³ और मोल सॉल्वेंट इसके लिए 1000 ग्राम वाटर है, तो 1000 और अपॉन 18 ग्राम,
मोल वाटर आ जाएगा बस। तो ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, एंड देयरफॉर मोलर मास इज इक्वल टू 180 आ रहा है, ये आंसर आ गया। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ SPDF, स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरली गाइड जो होती है वो पेनिट्रेशन और इनके कारण से होती है। पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो पेनिट्रेशन S का सबसे ज़्यादा रहता है, देन P, देन D, देन F, एंड दिस इम्प्लाइज की जो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग भी सबसे ज़्यादा उसी की होगी जो पेनिट्रेटेड रहेगा। तो S, देन P, देन D, देन F। फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक कॉपर फ्रॉम सल्फाइड और नॉर्मल थर्मोमेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू जब हम करते हैं तो सेल्फ रिडक्शन से करते हैं। CuS और O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CuO फॉर्म होता है, फिर हम O2 की सप्लाई कट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, CuO जो बना है वो CuS के साथ ही सेल्फ रिड्यूस होकर और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी निकालना है हमें, तो हम सबसे पहले क्या कर ले, यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो H2O2 जो है वो कंज्यूम होकर 2H2O प्लस O2 बना रहा है, और O2 गैस रहता है। एक्चुअली 30 वॉल्यूम H2O2 जो है वो मार्केट टर्म है, मार्केट में मतलब जो बिकता है वो इस तरह से बिकता है, लेकिन जो 30 वॉल्यूम H2O2 लिखने का मतलब है कि 30 लीटर O2 फॉर्म हो रहा है। जब हम इसका 1 मोलर ले रहे हैं, जब हम इसका x मोलर ले रहे हैं और 1 लीटर ले रहे हैं, तो इससे 30 लीटर O2 फॉर्म हो रहा है। अब हमें मोलारिटी बस फाइंड करनी है। तो 30 लीटर O2 अगर बन रहा है तो, और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जनरली STP पे रहती है, ओल्डर STP मतलब प्रेशर 1 atm है, और 1 atm है तो फिर जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर आता है मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम इसके मोल्स में कन्वर्ट करें तो ये 30/22.4 मोल है, और H2O2 इसका डबल है, मतलब ये 60/22.4 मोल आ जाएगा, और वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 60/22.4 मोलर आ जाएगी। तो अब कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मोलारिटी आ गई, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू x टाइम्स मोलारिटी, और x क्या है यहाँ पे, x है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे O2 में -2 है और ये -1 है, तो 2 ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो नॉर्मेलिटी जो होगी वो 2 × 60/22.4 नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो 120/22 5 पॉइंट समथिंग के अराउंड आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, 5.6 और 5.36 दोनों गिवन है, तो 120 और अपॉन 22.4 5 से कैंसिल करें तो 5 5 4 20 और 10 2 12 और 1 11, तो ये 0 8 2 10 80 आ रहा है 0.0, तो ये 3 टाइम ही आ रहा है इनफैक्ट, है ना, 6 टाइम्स नहीं आएगा, तो 5.36 आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक हियर, मोस्ट एसिडिक तो ये तो नहीं होगा। ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है नाइट्रोजन पे, फिनॉक्साइड आयन का। CO2H है तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है B और C में। D में अगर देखें तो D में CO2H भी है और साथ में NO2 ग्रुप भी लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है अगर तो ओवरऑल एसिडिटी और इंक्रीज़ कर रहा है इसकी। CO2H जो है वो ऑलरेडी, अगर आप PHCO2H को देखो बेंजोइक एसिड को, तो इसका जो K है वो K मतलब लगभग 10⁻⁵ -4 के ऑर्डर में रहता है, और जो PHOH है फिनॉल है उसका K 10⁻10 के ऑर्डर में रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10⁵ टाइम्स तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है, और NO2 और लगा हुआ है इसके साथ, तो फिर इसको कंपेयर करना थोड़ा, मतलब D को हम फिर करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ a reaction are this independent of what is the highest temperature up to which the reaction is feasible। तो हाईएस्ट टेम्परेचर निकालने के लिए हम डेल्टा G = 0 कर देते हैं। डेल्टा G = 0 कब होगा, मतलब वही कंडीशन है इसके नीचे, क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब है कि, और डेल्टा S भी नेगेटिव है, मतलब लोअर टेम्परेचर पे तो ये लोअर टेम्परेचर पे
तो लोअर टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा और हाइयर टेम्परेचर पे, जैसे जब हम डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख रहे हैं, तो डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब सपोर्ट कर रहा है, बट क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है इसका मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव बन रहा है, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो हम डेल्टा जी इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आ जाएगा। डेल्टा एच गिवन है 5 और किलो है तो 1000 और एस है -20, तो इसको सॉल्व किया तो ये 250, मतलब 250 से ऊपर अगर हम जाएंगे, व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर अप टू विच द रिएक्शन इज 250 तक फिजिबल है, उसके ऊपर नॉट फिजिबल हो जाएगा। द स्पीसीज विच अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एल्कलाइन मीडियम आर Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है NaOH वगैरह के साथ, तो ये ClO3 ClO माइनस कुछ भी बनाता है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। MnO4 +7 स्टेट पे है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीडाइज तो अभी नहीं हो सकता है। तो हमें तो यही बताना है कि स्पीसीज़ विच अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, अच्छा जो जा सकते हैं, तो NO2 जा सकता है, NO2 माइनस और NO3 माइनस दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, तो बोथ A and C are the correct answer. When two half cells of electrode potential E1 naught E2 naught are combined to form, दो इलेक्ट्रोड है, एक कुछ कन्वर्ट हो रहा है, एक E1 naught है और दूसरा रिएक्शन है जो कि E2 naught है, और इन तीनों को मिला के फाइनल कंबाइन कर दिया तो ये E3 naught आ रहा है, और इसके अंदर N1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर N2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और ओवरऑल N3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो फिर हम कौन सा पाथ प्रेफर करते हैं, डेल्टा जी नॉट के पाथ से। तो यहाँ पे हम डेल्टा G3 नॉट को डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट लिख सकते हैं। डेल्टा G जो है वो -NF E नॉट है, तो माइनस माइनस थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा N3 E3 नॉट इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट, और E3 नॉट जो होगा वो N1 E1 नॉट N2 E2 नॉट अपॉन N3 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, मोस्ट सोल्यूबल के लिए ZnS, जब ZnS जैसे अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं तो Zn2 प्लस प्लस S2 माइनस बनेगा, तो ये S स्क्वायर इक्वल टू KSP एंड देयरफॉर S इज इक्वल टू 7, और 7 का रूट लगभग कितना मान लें, 2.8 2.57 मान लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -8 आ जाएगा। ये S1 आ गया, फर्स्ट वाले के लिए लिख रहे हैं। S2 में अगर हम देखें तो ये आ रहा है 4 Fe, मतलब FeOH होल थ्राइस है सॉलिड, तो ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा और साथ ही 3OH माइनस एक्वस बनाएगा। तो ये अगर इसको हम S2 लिख रहे हैं तो ये 3S2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है S2 इंटू 3S2 का क्यूब, मतलब फिर 27 S2 टू द पावर 4 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -38। तो ये वैल्यू थोड़ी ऐसी है, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इसको 600 कर देते हैं, 10 टू द पावर -40 कर देते हैं, 27 को इधर लाकर अप्रॉक्सीमेटली 27 को 300 लिख देते हैं, ताकि 30 लिख देते हैं ताकि कैंसलेशन आसान हो जाए। तो ये 20 आ गया, 20 इंटू 10 टू द पावर -40, तो 20 का 20 टू द पावर 1/4 और 10 टू द पावर -40 मतलब 10 टू द पावर -10 इतना आ रहा है। 20 टू द पावर 1/4, फिर जैसे 4 का 16 का रूट है 4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग ज़्यादा आएगा थोड़ा, और ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2 बार स्क्वायर रूट ले लो मतलब अप्रॉक्सीमेट करके, तो 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी है, तो 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर में आ रहा है S2 इक्वल टू दिस। S3 सॉल्व करके देखें। S3 में एक तो 3 का क्यूब है और फिर 4 भी है, मतलब अगर आप उसको ओपन करते हो, क्वेश्चन रिलेटिवली लेंदी है, 3Ba2 प्लस 2PO4 3 माइनस, तो ये 3S3 2S3, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब और इसका स्क्वायर, तो
27 इंटू 4 108 आएगा ना, हाँ, तो 108 S3 टू द पावर 5 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39। इसको भी लिख देते हैं 60 लिखें क्या, 60 में तो फिर नहीं होगा, मतलब लेस देन 1, चलो अभी 60 ले लेते हैं। 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40 आ जाएगा, मतलब S3 जो है ये वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 108 टू द पावर 1/5, और ये 1/5 है, और इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा। बट ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है, ये वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, मतलब लेस देन 1 आ रही है, तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। लास्ट के लिए अगर हम देखें तो Ag3PO4 है, अगेन 120, जैसे कि ये सेकंड पार्ट में था वैसे ही नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो 27 S4 टू द पावर 4 इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अब इसको लिख देते हैं 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो S4 जो है, S4 लिख दे, इसको अपॉन 30 कर देते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स आ गया। तो जो भी है ये S4 जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ रहा है। तो ये वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, इसका मतलब है S4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो S4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा रफ कैलकुलेशन करके आप फाइंड कर सकते हो कम टाइम में। मैंने तो एक्चुअली सब लिखा है, डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। NH3 इज़ लिविस बेस, सही बात है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, BF3 और लिविस एसिड है, तो ये तो सही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 बिकम्स sp3, ये भी सही है, BF3 sp3 हो जाता है जब नाइट्रोजन इनिशियली sp2 है, और जब ये डोनेट करेगा बॉन्ड बना लेगा तो sp3 हो जाएगा। शेप ऑफ BF3 रिमेन्स ट्राइगोनल, तो ये गलत हो गया, तो A एंड B आर करेक्ट, मतलब D इज़ द करेक्ट आंसर। ज्विटर आयन बनाना है, ज्विटर आयन अल्फा अमीनो एसिड्स में हमने पढ़ा है, इसमें देखें तो ये ज्विटर आयन बना सकता है, ये CO2 माइनस बन जाएगा और ये NH3 प्लस बन जाएगा, तो फिर ये ज्विटर आयन बन गया। ज्विटर आयन क्या है, मतलब एक ही आयन, डाइपोलर बोल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड दिस। देखो दो I माइनस है, मतलब एक्सेस ऑफ I माइनस चाहिए हमें, एक्सेस ऑफ I चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे तो दोनों के बराबर है, 50.1 है और ये भी 50.1 मोलर लिया हुआ है, यहाँ पे 50.1 मोलर है और ये 50.2 मोलर, तो ये डबल लिया हुआ है, ये हो सकता है। इसमें देखें तो 50.2 है और ये 50.1, तो ये इसमें तो और कम लिया हुआ है, और इसमें भी बराबर लिया हुआ है, तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर अ गैसियस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस एक्सप्रेस्ड, DP इनमें एक्सप्रेस करना है हमें, तो कॉन्सेंट्रेशन में एक्सप्रेस किया हुआ है, PV इक्वल टू nRT से है, हम बाकी में रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो है कि कॉन्सेंट्रेशन को N/V लिख दें तो 1/V dN/dt आ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ से P इक्वल टू N/V मतलब P इक्वल टू CRT लिख सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन को P/RT भी लिख सकते हैं, तो P/RT लिखेंगे तो dP/RT आ जाएगा। RT क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया और ये ऐसा आ जाएगा, तो dC/dt इक्वल टू 1/V dN/dt 1/RT dP/dt। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म एन ईथर, ये तो ईथर बन जाएगा, C6H5O माइनस बनाएंगे और RBr के साथ SN2 अटैक करेगा, तो ये ईथर बन रहा है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिमिलर टू हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के जैसा ले सकते हैं, और उस रिएक्शन में जैसे HgOAc की जगह पे ये HgOCCF3 है, तो ये अटैच हो जाएगा, फिर ROH जो है जैसे C डबल बॉन्ड C है, तो इसके साथ सबसे पहले
क्यूरिक जो है वो सीधा हम वो आनायन ट्रांजिशन स्टेट ही बना देते हैं, जो Hg इनके साथ ये फॉर्म कर लेगा वो ये है ऐसा OOCCF3। तो अब फिर इधर है C ऐसा, तो ROH फिर अटैक करेगा इस पर, डबल बॉन्ड हो, ये Hg इधर आ जाएगा और -H+ होगा तो COR इधर बन गया और CHG और ये पूरा ग्रुप और इधर भी ये पूरा ग्रुप। तो जनरली इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम रीअरेंजमेंट को अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट अवॉइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे OR बन रहा है जो कि ईथर है, तो हमें ईथर नहीं बनाना है, ये दोनों ही ईथर बना रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस है और Cl लिया हुआ है, 3 डिग्री है, तो ये क्या करेगा, ये E2 करेगा, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH के साथ E2 रिएक्शन हो जाएगी, तो इसमें फिर ईथर नहीं बनेगा, तो C करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं विद गिवन प्रोडक्ट। नाइट्रोबेंजीन के साथ हम जनरली ज़्यादा रिएक्शंस पढ़ते नहीं हैं, बट ठीक है, SnHCl के साथ हमें पता है कि एसिड, यही एक रिएक्शन है जो कि एक्चुअली हम पढ़ते हैं। NO2 के साथ SnHCl में रिडक्शन हो जाता है, Sn और HCl है, तो ये बन जाएगा NH2, एसिडिक मीडियम में ये फॉर्म हो जाता है, तो एनिलीन बनता है। तो P का तो आंसर 4 है, मतलब इन दोनों से कुछ होगा, बाकी तो आपको थोड़ा तुक्का लगाना पड़ेगा। जैसे एक रिएक्शन मुझे Zn और KOH की पता है, Zn और KOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये एजॉक्सी बेंजीन बन जाता है, बेंजीन और N डबल बॉन्ड और फिर ये वापस से बेंजीन। बाकी रिएक्शंस एक्चुअली सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो छोटा गोला तो नहीं बनाते हैं जनरली, तो ये फिर S के साथ 2 आ रहा है, मतलब A करेक्ट आंसर। बाकी अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा, अब ये ऐसा पागल वाला क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो हम इनके साथ पागल बनने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू में Fe3+ आयन बेसिकली जब हम FeCN6 और 4- के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये K4 रहता है इनिशियली, तो वो Fe3+ उसको सब्सटीट्यूट करके और Fe4 और FeCN6 3 बन जाता है, तो ये सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट जो बनता है ये प्रूशियन ब्लू कलर का रहता है। तो आयरन 3+ है और अंदर में साइनो है, फेरेट 2 है, तो C सही आंसर हो जाएगा इसका। When benzaldehyde is heated with anhydride of an aliphatic acid in presence of its sodium salt, 2 alpha hydrogen atoms है, condensation takes place to form unsaturated carboxylic acid. The reaction is called, अगेन ये सारे रिएक्शन तो हमें नहीं पढ़े, ये विटिक रिएक्शन है, एक विटिक रिएक्शन हमें पढ़ना है इन सब में, ये बाकी तो अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। पर्किन रिएक्शन है एक्चुअली इसका आंसर। पर्किन रिएक्शन में जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड का रिएक्शन होता है। अब वो रिएक्शन जो है वो जनरली इस अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण से होता है, और रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऐसा मतलब C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, एक कार्बन इसका और 2 कार्बन इसके मिल गए, तो ये 3 कार्बन का और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो इसने बोला अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये एक्चुअली पर्किन रिएक्शन है। बाकी रिएक्शंस अपने बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं, मतलब सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा नहीं सोचो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। मतलब ये सब जैसे क्लेजन श्मिट रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन के जैसा ही है, एल्डोल रिएक्शन के जैसा है, तो ये रिएक्शन तो नहीं है, मतलब इसमें कीटोन और इनके साथ रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का ही रिएक्शन है ये भी, और बेंजोइन जो है वो भी फॉर्मल्डिहाइड का ही रिएक्शन है, बट फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसमें C डबल बॉन्ड OH के साथ KCN और बेस वगैरह के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी वो रिएक्शन नहीं है। तो ये गिवन रिएक्शन है, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने की ज़रूरत है, इसका बस ये ध्यान रख लो कि ये पर्किन रिएक्शन है और एक ही रिएक्शन ये गिवन प्रोडक्ट फॉर्म होता है।
इन द रिएक्शन दिस द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, अगर हम H3PO4 का पहले मोलर मास में कैलकुलेट कर लेते 3 + 31 + 16 चौके 64 हो जाएगा, तो ये 4 5 3 8 और 6 3 9, तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा ये मोलर मास। अब हमें इक्विवेलेंट मास पूछा है, तो इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास अपॉन x, जो कि नंबर ऑफ यहाँ पे कितने बेसेस इस्तेमाल, कितने एसिडिक हाइड्रोजन H3PO4 के यूज़ हो रहे हैं, तो वो 2 यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे CaHPO4 2- 2 हाइड्रोजन गया, तो ये 98/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 49 ग्राम। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस एट डिस्टेंस r and 4r, द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। अगर हम एक रेडियस को r' लिख लेते हैं, एक को r लिख लेते हैं, तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n², तो ये n'² दिस इज़ इक्वल टू 4r/r, दिस इज़ इक्वल, तो यहाँ से n' जो है ये आ रहा है 2/1, ठीक है। लेकिन हमें टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड जो है अगर आपको नहीं याद रहता है तो क्या सोचना है आपको, देखो सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। यहाँ से अगर हम देखें तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है और z जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो टाइम पीरियड यहाँ से बन जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, मतलब T2/T1 जो है ये बन जाएगा n2³ n2/n1 या n'/n जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये 2/1 है, मतलब 8/1 इसका आंसर आ जाएगा। C3 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, सबसे पहले डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया जाए। डी का मतलब है OH इधर है और CHO ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे OH इधर ही रहता है, थर्ड पोजीशन पे केवल डिफरेंस है, OH इधर है, बाकी फोर्थ में भी इधर है और फिफ्थ में तो इधर है ही, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा है। अब जब हम C3 एपीमर बोल रहा है, मतलब इस पोजीशन पे C3 तो ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे भी OH को हमने इधर ही कर दिया, OH है, सब सारे OH मतलब सेम ही डायरेक्शन में आ गए, CH2OH हो गया है और CHO है ही। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, OH सारे एक डायरेक्शन में है, तो ये ऑल OH है, तो ये इसको ऑल LOs बोलते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे याद रखो, याद रख लो बस। फॉर द रिएक्शन R2P, वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन शोज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट के बाद जब हम देखें तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई है, तो 1 जो है वो इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है। इसके पहले काइनेटिक रीजन है, उसके बाद इक्विलिब्रियम रीजन है। वैन ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 है, इसको स्ट्रांगली हीट कर रहा है। हीटिंग करेंगे तो सबसे पहले तो इसी से H2O निकल जाएगा, H2O निकलेगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा HbO2, और भी हीटिंग कर दे तो दूसरे HbO2 के साथ मिलके भी ये फर्दर हाइड्रोजन 2 H2O फिर से निकल जाएगा, तो ये बचेगा B2O3। तो फाइनल अगर वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहा है तो फिर B2O3 बचेगा। लीचिंग Ag2S इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट विद डाइल्यूट। Ag2S का रिएक्शन हम जनरली KCN के साथ कराते हैं, Ag2S + Cn-, तो इससे बनता है AgCN होल ट्वाइस माइनस और प्लस Na2S जो भी है, NaCN अगर यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन ये जो Na2S है ये रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड ले जाने की कोशिश करता है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम O2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं इसका, इससे कि ये H2O3 2- बन जाता है। तो रिएक्शन में हम NaCN के साथ साथ O2 यूज़ करते हैं। इन विच ऑफ द पॉलीमर ऑफ द मोनोमर्स, इन विच ऑफ द पॉलीमर द मोनोमर्स यूज्ड आर नॉट करेक्टली गिवन। पॉलीमर नाइलॉन 66, मोनोमर क्या एडिपिक एसिड है और हेक्सामिथाइलिन, सही है, दोनों 6 सही है। बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल सही है। ब्यूना एन ब्यूटेन 1,3 डायोन, नाइट्रोबेंजीन गलत है। विनाइल साइनाइड होता है या फिर अक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, तो अक्राइलोनाइट्राइल तो ये गलत दिया हुआ है, मतलब ये अपने लिए सही है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे पेपर फिर से मैं बता रहा हूँ JEE मेन से रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो फालतू के रिएक्शंस रहते हैं उनको ज़्यादा कंसिडर मत करो, इग्नोर देम।
ओके, थैंक यू।